अंकिता, गॉस लॉ एक्सप्लेन करो। So Gauss law states that the electric flux of a closed surface is equal to the total charge in the closed surface by permittivity of free space. अच्छा, आदर्श इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यूब के एक फेस के थ्रू क्या होगा अगर क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखा हो तो? सर Q by epsilon naught. क्यू बाई E naught. सिर्फ एक फेस के थ्रू, ईच फेस के थ्रू? Yes sir. ईच फेस के थ्रू होता है क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। पूरा क्यूब के थ्रू होगा क्यू बाई ई नॉट। ओके, Each face पूछे सर। हाँ, सॉरी, हमको लगा पूरा क्यूब पूछे, बीच में जो चार है। पहले एक क्वेश्चन बोल रहे हैं वो सुनिएगा, उसके बाद उसका आंसर दीजिएगा। और जिसको पता होगा वो पहले अपना नाम बोलेगा फिर बोलेगा। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इनसाइड द क्यूब। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड inside the cube, then the electric flux will be. चलिए, क्वेश्चन क्लियर है। एक इलेक्ट्रिक डायपोल को एक क्यूब के अंदर प्लेस किया गया है, इसलिए अंदर है वो डायपोल। कौन बताना चाहेगा? सर 0। कैसे एक्सप्लेन करो? क्योंकि सर इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्ज होगा, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट का, तो फिर दोनों कैंसिल हो जाएगा टोटल चार्ज देना। वेरी गुड। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड में कि अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस किया जाए क्यूब के अंदर, देन द टोटल फ्लक्स विल बी 0। बात समझ में आई सबको? क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज निगेटिव, क्योंकि टोटल चार्ज इन इलेक्ट्रिक डायपोल 0 होता है। टोटल चार्ज इन इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? 0 होता है। तो लिखो, इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल is placed inside the cube, if an electric dipole is placed inside the cube, then the total flux is zero. Okay. यस सर। एक क्वेश्चन था आप लोगों को अगर याद हो तो, कि उसमें ये बोले थे, अच्छा कल एक लाइन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूफ कराए थे, याद आ रहा है? लाइन चार्ज के वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूफ कराए थे। कल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूफ कराए थे ना लाइन चार्ज के वजह से गॉस लॉ का एप्लीकेशन में। आदित्य, सालू आज प्रेजेंट है कि आज भी एब्सेंट है? यस सर, प्रेजेंट। अच्छा, तो कल लाइन चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूफ, याद आ रहा है? यस सर। क्या आया था उसका प्रूफ?
आदर्श सर रहने दो तुम अंकित, आदर्श को बोलने दो। आदर्श स्क्रीन पर सामने आओ। एक सेकंड सर, ये से क्या पूछे थे, एक बार रिपीट कर दीजिए ना, थोड़ा नेटवर्क नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यस। लॉन्ग लाइन चार्ज यूजिंग गॉस लॉ करके मैंने कल प्रूफ कराया था। हाँ सर। तो क्या उसका फॉर्मूला आया? सर 2k लैम्डा बाई आर सर। लैम्डा क्या था? लैम्डा सर लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है किसका सर? लैम्डा का? सर लैम्डा का लीनियर चार्ज डेंसिटी का सर SI यूनिट सर SI यूनिट। चलो 1 बाई 1 आप लोगों से मैं 5 मिनट थोड़ा टाइम लूंगा, उसके बाद हम लोग डिस्कशन पे आ जाएंगे। आदर्श कितना देर पढ़ाई करते हो घर पे? सर करते हैं। मतलब एक चैप्टर भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी इसके छोटे छोटे जो टर्म्स हैं उसका डिफिनीशन वगैरह आप लोगों को याद, डिफिनीशन ही वगैरह का इसको कंप्लीटली आप लोग याद रखा करो, क्योंकि आपको भी पता है कि जिस दिन सिलेबस का बर्डन आपके ऊपर बहुत ज्यादा हो जाएगा, रिवीजन करना उतना ही टफ होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। आदित्य, यस सर। क्या होता है जी SI यूनिट? पीछे पलट के ढूंढ पा रहे हो ये था क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी। थोड़ा सा इस चीज पे विशेष ध्यान दीजिए लोग कि रिवीजन हो, क्योंकि ये फिजिक्स है, जैसे जैसे पीछे का गोल होते जाएगा आगे की चीजें खत्म होती जाएंगी और फिर बाद में आप लोग को परेशानी ज्यादा होगा, समझ में जल्दी नहीं आएगा, कूलम फिर पर हमारे लिए भी परेशानी होगी। कूलम पर मीटर। तो इस चीज को जैसे तुमने ढूंढा जहां से भी, इस चीज को मेंटेन रखो याद करके, ठीक है? यस सर। चलो अब हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन करने जा रहे हैं गॉस लॉ का। यूजिंग गॉस लॉ derive an expression using Gauss law derive an expression for electric field due to non-conducting infinite sheet of linear charge density lambda or linear surface charge density sigma. एक नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये डिटरमाइन करना है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, हेडिंग जो प्रूफ करना है?
ये प्रूफ कराए थे क्या, मतलब लास्ट क्लास में? लास्ट नो क्लास में सर। गॉस लॉ का एक ही एप्लीकेशन हुआ था ना शायद से? हाँ सर, एक ही बताया था बस। अच्छा चलो, ये हो गया ना, लिख लिए ना? चलो मिटाते। पहले देखना है, फिर तब आराम से लिखिएगा। एक शीट है, जिस पे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। इसके सेंटर से एक सिलेंडर पास कराया गया है। अब जैसे मान लो कि ये बुक है, बुक के सेंटर से ऐसे एक सिलिंड्रिकल एक्सिस पास कराया गया है। तो सिलिंड्रिकल एक्सिस पास कराने के वजह से दो सरफेस बनेगा, एक इस इधर का प्लेन सरफेस बनेगा, एक इधर का कर्व्ड सरफेस बनेगा, एक इधर का कर्व्ड सरफेस बनेगा। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। मान लेते हैं कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है, तो यहाँ भी सिग्मा ही आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अवे होगा पॉजिटिव चार्ज के वजह से, और एरिया वेक्टर इधर होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और एरिया वेक्टर इधर होगा। और कर्व्ड वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे दूर होता है और एरिया वेक्टर पेंडिकुलर होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा और ये एरिया वेक्टर। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर प्लेन सरफेस का सेम डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से। ठीक है ना? एक ऐसे नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट है, ऐसे रखा गया है वर्टिकली। इसके एक्सिस से एक सिलेंडर पास कराया गया है। ये मान लो ये मार्कर भी तो सिलिंड्रिकल ही शेप का है। इसके एक्सिस से सिलेंडर पास कराया गया है और जो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है। इसका ये वाला जो एरिया है वो ए है, और जो चार्ज डेंसिटी शीट पर आया है वही इस सिलेंडर पर भी होगा। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम गॉस लॉ, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। पहले इतना ड्रॉ कर लीजिए।
हो गया ड्रॉ। यस सर। तो ध्यान दीजिए, दो प्लेन सरफेस है और दो कर्व सरफेस पे लिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ड्यू टू टू प्लेन सरफेस, ड्यू टू टू कर्व्ड सरफेस। तो कर्व सरफेस वाला 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, और ये हो जाएगा 2EA प्लस 0 इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब आपको पता है, क्या पता है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू बाई ए। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का वैल्यू क्यू बाई ए होता है। ठीक है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। नो सर। हो गया? इस फॉर्मूला Yes, में कहीं भी डिस्टेंस आया है, आर या डी, जो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हमने प्रूफ किया है, इसमें कहीं भी डिस्टेंस आया है? नो सर। यानी कि हमें सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी पता रहेगा तो शीट के किसी भी पॉइंट पर सेम ही होगा। जैसे मान लो कि ये शीट है, तो यहाँ 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 कहीं भी आप कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ भी वही रहेगा जो यहाँ रहेगा, वही यहाँ रहेगा जो यहाँ रहेगा, वही यहाँ रहेगा जो यहाँ रहेगा। यानी कि किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या मिलेगा, सेम मिलेगा।
जैसा कि फॉर्मूला कह रहा है। तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये जो है इंडिपेंडेंट है किससे, डिस्टेंस से, इंडिपेंडेंट फ्रॉम डिस्टेंस। अगर सिग्मा पॉजिटिव हुआ, अगर सिग्मा पॉजिटिव हुआ तो इसके वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इससे ये दूर जाएगा। अगर सिग्मा निगेटिव हो गया तो किसी भी पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके तरफ होगा। मान लो कि ये यहाँ पे ही निकालना है तो इससे दूर जाना है, तो दूर जाने के लिए लेफ्ट जाएंगे। निगेटिव यहाँ पे निकालना है तो इसके तरफ जाएंगे। बात समझ में आई? यानी कि पॉजिटिव से यहाँ भी वही स्ट्रेंथ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ भी होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। बस ये पता होना चाहिए कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया है तो कितना दिया है, और दिया है तो पॉजिटिव दिया है या निगेटिव दिया है। अगर पॉजिटिव दिया है तो मैंने दोनों पॉइंट आपको दिखाया कि पॉजिटिव से दूर होगा और निगेटिव से तरफ होगा। ठीक है? यस सर। ये अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं और थर्ड एप्लीकेशन कर ले रहे हैं, उसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। लिखिए हेडिंग, यूजिंग गॉस लॉ, using Gauss law derive an expression, using Gauss law derive an expression for electric field, derive an expression for electric field due to conducting spherical shell, SHELL, due to conducting spherical shell. ड्यू टू कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। अब देखिए, तीन तरह का स्फेयर पढ़ना है, लेकिन हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी में एक तरफ का है। और मैं पहले क्लियर कर दूं कि अभी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब कोई सिलेबस जो नहीं आया है सीबीएसई वालों का और पिछले बार वालों का जो सिलेबस है, जो पिछले साल सिलेबस 30% रिड्यूस करके दिया गया था, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वाला जो टॉपिक है कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल वाला, वो सीबीएसई के पार्ट से हटा दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन बिहार बोर्ड वालों को शायद ये पूरा पढ़ना है। अब रही बात इस टॉपिक का डिस्कशन का कि क्या करना है, तो बाकी के जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको क्या बोलना है, क्या सोचना है, उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि इस साल सिलेबस में हो सकता है कि इसको ऐड कर दिया जाए, या ऐड नहीं भी होगा तो इसका जो एप्लीकेशन है पोटेंशियल फाइंड आउट करने का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने का, वो सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है। तो वो सेकेंड चैप्टर में क्लियर तभी होगा जब यहाँ पर पढ़ोगे। इस साल 30% सिलेबस तो रिड्यूस कर दिया था सीबीएसई, लेकिन बेढंगा रिड्यूस किया था। एक चैप्टर में इसको हटा दिया और अगले चैप्टर में उसको उसी टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो बच्चा को पढ़ना पड़ा, ये भी पढ़ना पड़ा, वो भी पढ़ना पड़ा। तो एक छोटा सा ये टॉपिक है, एज अ थियरी भी आप लोग माइंड में रख लो, एज अ न्यूमेरिकल भी इसको माइंड में हम लोग कर लेंगे। लेकिन इस पे बहुत ज्यादा ये नहीं सोचना है कि चलो हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर नहीं करना है। अगले क्लास में इसका मतलब अगले चैप्टर में इसका एप्लीकेशन एक है, तो उस एप्लीकेशन को बेहतर से समझने के लिए इसका बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो एज ए बेसिक ही सही, बाकी के बच्चे इसको समझ लेंगे
और जो बोर्ड वाले हैं, दूसरे बोर्ड वाले, उनको तो पूरा पढ़ना है ये। तो अब ये बात हो गई। अब दूसरी बात क्या है कि स्फेयर में होता क्या है, 3 तरह के स्फेयर पढ़ते हैं अगर उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए तो। और अभी तो मैं एक डिस्कशन करूंगा क्योंकि वो एनसीईआरटी का पार्ट है, बाकी के 2 भी डिस्कशन करेंगे ये चैप्टर एंड हो जाने के बाद। तो एक होता है सॉलिड स्फेयर, मतलब सॉलिड स्फेयर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आपके पास एक बहुत बड़ा सा स्फेयर है जिसमें हॉलो मतलब हर जगह मास, तो वो एक सॉलिड स्फेयर पढ़ना है। मतलब सिलेबस का पार्ट होता था पहले। दूसरा होता था मेटेलिक स्फेयर, यानी कि मेटल का स्फेयर बनता था। और तीसरा होता है हॉलो स्फेयर। तो जो मेटेलिक स्फेयर होता है और जो हॉलो स्फेयर होता है वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर होता है। क्यों? क्योंकि जो मेटेलिक स्फेयर होता है वो एक तरह का कंडक्टिंग स्फेयर हो गया, और जो कंडक्टर होता है उस कंडक्टर के अंदर किसी तरह का कोई चार्ज अवेलेबल नहीं होता है। हम लोगों ने पहले पढ़ा है कंडक्टर के इनसाइड में, कंडक्टर के अंदर में किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है, टोटल का टोटल चार्ज उसके सरफेस पर आ जाता है। ठीक उसी तरीके से हॉलो स्फेयर, तो हॉलो स्फेयर तो अंदर से खोखला होता है, यानी कि अंदर में किसी तरह का कोई मास नहीं होता है। तो जब कोई मास नहीं होगा तो वहां पे कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि हर चार्ज का एक अपना मास होता है। तो जब तक मास ही नहीं रहेगा तब तक चार्ज भी नहीं रहेगा। तो हॉलो स्फेयर के भी केस में क्या होता है कि टोटल के टोटल चार्ज जो होते हैं वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ना कि अंदर में। क्लियर हुआ? मतलब एक तो सॉलिड वाला तो हो गया कि सॉलिड स्फेयर है वो तो अंदर भी चार्ज होगा, बाहर भी चार्ज होगा, सरफेस पे भी चार्ज होगा। लेकिन मेटेलिक स्फेयर एक तरह का कंडक्टिंग स्फेयर है, तो कंडक्टर के इनसाइड में किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है। तो कोई चार्ज क्यों नहीं होता है? क्योंकि सारे के सारे चार्जेस सरफेस पे होते हैं। इसीलिए मैंने लिखवाया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एब्सेंट इनसाइड द कंडक्टर। और एक हो गया आपका हॉलो स्फेयर। तो हॉलो स्फेयर के केस में क्या होता है कि स्फेयर के अंदर में किसी तरह का कोई मास नहीं होता है। तो जब कोई मास ही नहीं होगा स्फेयर के अंदर में, तो फिर उसके पास कोई चार्ज भी नहीं होगा, क्योंकि चार्ज और मास दोनों एक दूसरे का रिलेटिव कंसेप्ट है। जहां मास होगा वहां चार्ज होगा, जहां चार्ज होगा वहां मास होगा। तो डिस्कशन करना है हमें स्फेयर का। तो स्फेयर में 2 पार्ट होता है। सबसे पहले कि inside the hollow sphere, पहले स्टेटमेंट आप लोगों को लिखवाए हैं यूजिंग गॉस लॉ। तो वहां पे जहां पे खत्म हुआ है वहां पे लिख लीजिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इनसाइड द हॉलो स्फेयर, एक हमारा हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर है जिसका रेडियस r है और उस पर टोटल चार्ज q दिया हुआ है। एक हमारा हॉलो स्फेयर है जिसका रेडियस r है और उस पर टोटल चार्ज जो दिया गया है वो q दिया गया है। अब हम इनसाइड का केस का डिस्कशन करेंगे। तो इनसाइड का करने के लिए हम एक, ये हमारा O हमारा सेंटर हो गया, तो एक अंदर में एक स्फेयर अज्यूम करेंगे। ये स्फेयर हमने अज्यूम कर दिया जिसका रेडियस जो है वो स्मॉल r है। अब मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से इधर होना चाहिए था, लेकिन अब क्या करेंगे इनसाइड द हॉलो स्फीयर के लिए लिखेंगे फ्रॉम गॉस लॉ phi is equal to E dot dA is equal to Q in by epsilon naught, यानी कि E dot dA is equal to Q in by epsilon naught, यानी कि E और एरिया कितना हो जाएगा इस अंदर वाले स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर। अब क्या बोलो, ये जो डॉटेड स्फीयर हमने दिखाया है इस स्फीयर के अंदर किसी तरह का कोई चार्ज है? ये डॉटेड स्फीयर जो हमने दिखाया है इस स्फीयर के अंदर किसी तरह का कोई चार्ज है? नो।
है क्या है, बताना तो जरा। नो बोल रहे हैं सर, नो सर। हाँ नो। तो जब चार्ज ही नहीं है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इनसाइड द होलो स्फीयर, इनसाइड द होलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, क्यों जीरो होता है, क्योंकि अंदर में कोई चार्ज ही नहीं होता है, टोटल का टोटल चार्ज कहाँ होता है, सरफेस पे होता है। ओके, पहले ड्रॉ करके बना लीजिए। आप लोगों के तरफ से थोड़ा सा हार्ड वर्क की कमी है, इस चीज पे विशेष ध्यान दीजिए। क्योंकि तंग तो नहीं होंगे पढ़ने में आप लोग, वैसे पढ़ाया जाएगा कि हर चीज स्मूथली आप लोगों को समझ में आए, बट एज ए पर्सनल लेवल पे आप लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है अगर कंटिन्यूअस रिवीजन में आप सब नहीं रहेंगे तो। और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि एक बार सिलेबस 2-3 चैप्टर हो जाए तो रिवीजन करेंगे, ऐसा ना कभी किसी ने किया है और ना ही कभी कोई कर पाएगा। क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं ना पढ़ना है सिर्फ यही कि आपके पास इनफ टाइम रहेगा, आपको 5-5 सब्जेक्ट पढ़ना है और पांचों पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि रिजल्ट सिर्फ फिजिक्स से नहीं होता है, पांचों सब्जेक्ट से होगा। उस चीज को ध्यान में रखना है। सर वो 4πr² कैसे आया? ये जो स्फेयर हमने बनाया है, इस स्फेयर का रेडियस हमने आर माना है, तो जब डीए का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए आएगा। तो आपको याद होगा कि एरिया ऑफ स्फेयर कितना होता है, 4πr²। ठीक है सर। हालांकि यहीं पर आप डिस्कशन खत्म कर सकते थे कि इनसाइड में चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, लेकिन थोड़ा सा आप आगे भी बढ़ा सकते हो। अगर टाइम कम है एग्जाम में तो यहाँ के बाद ही डायरेक्ट लिख सकते हो कि देयर इज नो चार्ज इनसाइड द होलो स्फीयर, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो। मिटाएं, मिटा दें। अब हम लोग करेंगे आउटसाइड द होलो स्फीयर, आउटसाइड। तो हमारा एक स्फीयर गिवन है जिसपे चार्ज क्यू दिया है और जिसके वजह का रेडियस आर है। और कल मैंने 2-3 टाइप के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसा मैंने नहीं कराया है जो सीबीएसई में गॉस लॉ का पूछा है, माइंड से स्किप कर गया था क्योंकि प्रीवियस ईयर की बुक अभी पास में था नहीं, तो जिस वजह से भूल गए थे, लेकिन अभी सडनली याद आया है तो आप लोग याद दिलाइएगा। उसका भी क्वेश्चन आज 2 है, वो कराना है। अब हमें आउटसाइड में निकालना है, तो मान लो कि यहाँ पे निकालना होगा, तो इसको ध्यान में रखते हुए एक स्फीयर बना देते हैं गॉसियन सरफेस। थोड़ा सा आप लोग स्फीयर अच्छा बनाइएगा। अच्छा मतलब ये नहीं कि अब वो लेके कंपास वम्पास रेडियस मेजर करने लगे।
इसका रेडियस हमने मान लिया कि r है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, ये r है। इसके वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इसका एरिया वेक्टर भी इधर होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम गॉस लॉ, सबसे न जाने इसको टीचर या बुक वाला इतना टफ बना देता है इस सब प्रूफ को, एकदम बिल्कुल सिंपल सा कट रहा होगा। अब एकदम सिंपल लेके चलना है। तो E dA इज इक्वल टू क्यू इन। ये बड़े वाले स्फीयर के अंदर ये क्यू चार्ज प्रेजेंट है कि नहीं है? तो क्यू Yes, बाई sir. और E इज इक्वल टू क्या हो गया, E 4 पाई r स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन। तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। क्लियर है? Yes. अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के तरफ होता, इसका मतलब चार्ज किधर कैसा है, पॉजिटिव की निगेटिव? नेगेटिव। वेरी गुड। सर हाँ बताया जाए। सर इसको इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, वो स्पेस का कमी था, उधर दिखता नहीं इसीलिए मैंने नहीं लिखा। लेकिन ध्यान रहे ये पॉइंट, अब ये जब बाहर की बात जब करते हैं ना, तो ये स्फीयर एक तरह का पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर होने लगता है। ये भी आप बोल सकते हो कि अब आउटसाइड द स्फीयर की बात करेंगे तो ये जो स्फीयर है वो पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर होने लगेगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही आया था ना। ठीक है सर। अब वो गॉस लॉ वाला एक क्वेश्चन हम लोग कर ले रहे हैं, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए एक चीज आप लोगों को मैं पहले अश्योर कर देता हूँ, डिस्कशन जब चलेगा थियरी का उसी टाइम में एनसीईआरटी और बोर्ड्स के क्वेश्चन डिस्कस साथ साथ में चलते रहेगा। एक दो क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन छूट सकता है, चाहे वो एनसीईआरटी का हो या बोर्ड्स का हो। तो वो छूट जाएगा तो क्या सर उसको नहीं करेंगे? नहीं नहीं करेंगे, उसे भी करेंगे। जैसे चैप्टर एंड होने के बाद एक दिन आप लोगों का वो काम होगा कि सर ये क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का आपने सॉल्व नहीं कराया है, वो बता दीजिए। एक बार आप लोग का ये भी काम रहेगा कि एक बार सारा टॉपिक देख लें कि कौन सा टॉपिक छूटा है, और जो टॉपिक छूटा है उसका डिस्कशन कर लेना कि सिलेबस का पार्ट है या नहीं है। अगर वो सिलेबस का पार्ट है तो वो चीज करा दी जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल गलतफहमी में नहीं रहना है कि सर ने ऐसे ही छुड़वा दिया, नहीं। आपको लगता है कि एनसीईआरटी का ये टॉपिक छूटा हुआ, छूट सकता है, हो सकता है, क्योंकि अभी सिलेबस को सामने रख के तो पढ़ाया नहीं जा रहा है। जितना सिलेबस दिमाग पे है कि हाँ ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना है, तो अगर ऐसा लगा कि ये टॉपिक नहीं हुआ है तो आपका काम है कि उसको मिला लेना कि हाँ सर ये टॉपिक छूटा हुआ है,
करा दीजिए, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अदरवाइज क्योंकि मुझे नहीं पता है कि मैंने कौन कौन सा टॉपिक कराया है, कौन कौन सा टॉपिक नहीं कराया है, तो अगर मैं एनसीईआरटी लेके मिलाने बैठूंगा तो मुझे याद ही नहीं रहेगा कि मैंने कौन सा टॉपिक कराया है, कौन सा टॉपिक नहीं कराया है। तो आपके पास नोट्स है, नोट्स है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, मिला सकते हो कि सर 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, कितना भी हो, ये टॉपिक नहीं हुआ है। ये आप लोगों का आज काम है कि आज क्लास के बाद आप लोग चेक कर लेना कि कौन सा टॉपिक छूटा है, कौन सा टॉपिक नहीं छूटा है। क्योंकि जब तक आप लोगों की सहमति नहीं होगी कि नहीं सर अब ये चैप्टर डन हो गया, 100% डन तभी होगा जब आप लोगों का मेहनत भी 100% होगा, ये बात याद रखिएगा। लेकिन एज अ बोर्ड पर जब ऐसा लगेगा कि नहीं सब टॉपिक हो गया, क्वेश्चंस भी हो गए, तो फिर हम लोग आगे के चैप्टर में बढ़ जाएंगे। ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में कि इस पे चार्ज Q दिया गया है और एक बाहर स्फीयर है, उस पे चार्ज अंदर में 2Q है। ये Q है और ऊपर में 2Q है। तो हमें 2 स्फीयर है तो फ्लक्स बताना है। तो अगर पहले का फ्लक्स बताना होगा तो Q/ε0, क्लियर है? क्योंकि पहले वाले स्फीयर के अंदर सिर्फ एक ही चार्ज है, क्या है? Q। दूसरे का फ्लक्स बताना होगा तो कितना हो जाएगा आदर्श? दूसरे वाले 3Q/ε0। वेरी गुड, 3Q/ε0। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट का आंसर में क्या था, क्या चेंज किया गया था क्वेश्चन में कि अंदर वाले स्फीयर के अंदर कोई एक मीडियम प्लेस कर दिया गया, डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटिंग मीडियम प्लेस कर दिया गया, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी εr या कभी कभी K भी लिखा रहता है। सेकेंड पार्ट की बात कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट में क्या कर दिया गया कि अंदर वाले स्फीयर के अंदर कोई एक मीडियम प्लेस कर दिया गया, कोई भी नॉन कंडक्टिंग मीडियम प्लेस कर दिया गया। तो आपसे पूछा गया कि दूसरे वाले केस में स्फीयर के, ये पहला स्फीयर का फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो उस केस में Q/ε0 इंटू εr हो जाता है, या Q/ε0 इंटू K। क्लियर है? सर ये εr K क्या लिखे हैं? εr होता है रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे मान लो कि ये तो ε0 होता है मीडियम फ्री स्पेस का ना, लेकिन अगर किसी मीडियम की बात करेंगे तो वह हो जाएगा एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता क्या है, ε0 इंटू εr। तो ये एप्सिलॉन जनरली दिया नहीं जाता, अगर एप्सिलॉन दे देता तो सीधे ये हो जाता Q/ε। लेकिन एप्सिलॉन नहीं देता है, देता क्या है, εr देता है। तो εr से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एप्सिलॉन निकल जाता है। ε0 होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एयर का, फ्री स्पेस एयर। लेकिन अगर किसी मीडियम का होगा तो एप्सिलॉन हो जाएगा। तो अब एप्सिलॉन तो है नहीं, तो एप्सिलॉन देता नहीं है, देता क्या है, εr देता है। तो उसको ε0 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सीबीएसई में ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन गॉस लॉ का एप्लीकेशन में आया हुआ है। चलिए अब हम लोग आज के टॉपिक वाले पे न्यूमेरिकल पे आते हैं। थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा लोग, क्योंकि आप लोगों की जरूरत पड़ेगी। मिटा रहा। अब आज 2 एप्लीकेशन जो हमने किया था, उन 2 एप्लीकेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे लोग। ये है 2 नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी σ1 एंड σ2, ये 1 है, ये 2 है, दोनों पॉजिटिव है। 2 नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट है
सिमिलर नहीं है क्योंकि दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग है, लेकिन दोनों को एक दूसरे के पैरेलली क्या किया गया है, प्लेस किया गया है। अब इन दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अब ये वाला और ये वाला जो रीजन होता है, प्लेट के इधर वाला और जो इधर वाला रीजन होता है, उसको बोलते हैं आउटसाइड द प्लेट, आउटसाइड द प्लेट। और जो ये वाला रीजन होता है उसको बोलते हैं इनसाइड द प्लेट। ये दोनों वाला जो होता है वो आउटसाइड द प्लेट होता है, और ये बीच वाला जो रीजन होता है इसको बोलते हैं इनसाइड द प्लेट। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है। तो हम एक काम करते हैं, 3 पॉइंट कर दे रहे हैं, एक P यहाँ कर दे रहे हैं, एक Q यहाँ कर दे रहे हैं, और एक R यहाँ कर दे रहे हैं, जहाँ पे डिस्कशन करना है। ये बताओ आदर्श, पहले वाले शीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे डायरेक्शन किधर होगा? अवे होगा सर, पॉजिटिव अवे मतलब किधर, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। सबको बात समझ में आई कि लेफ्ट साइड होगा? फॉर्मूला ये होगा, वैल्यू सिग्मा 1/2 Yes, sir. एप्सिलॉन नॉट। यस सबको समझ में आया कि नहीं आया? अंकिता, हाँ सर आया। चालू, Yes, sir. आदित्य। यस सर आया। Yes, sir. अब शालू बताएगी दूसरे वाले नॉन कंडक्टिंग शीट जो सिग्मा 2g इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है 2 वाले का, P पॉइंट पे इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? सर लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट के तरफ, यानी कि इधर ही होगा। यस सर। यानी E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। आदित्य, R पे बताओ दोनों के वजह से, डरना नहीं है, आराम से बताओ। राइट होगा। है? दोनों से राइट। दोनों के वजह राइट होगा। वेरी गुड। सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2/2। अंकिता, यस सर। बीच में बताओ यहाँ पर क्या होगा Q पे? सर फर्स्ट वाले की वजह से राइट में होगा और सेकंड वाले की वजह से लेफ्ट में। तो अगर हम आउटसाइड द रीजन की बात करें, आउटसाइड द प्लेट, तो आउटसाइड द प्लेट अगर हम बात करेंगे तो E नेट जो होगा वो E1 प्लस E2 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, और वेक्टर क्वांटिटी जब सेम डायरेक्शन में होता है तो ऐड हो जाता है। सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो हाँ या ना? लेकिन जब इनसाइड द रीजन की बात करेंगे, इनसाइड द रीजन, इनसाइड द प्लेट, तो जो नेट होगा वो या तो E1 माइनस E2 होगा या E2 माइनस E1 होगा। डिपेंड करेगा कि सिग्मा किसका ज्यादा, और उसी का डायरेक्शन डोमिनेट करेगा। बात समझ में आया या नहीं? आ गया सर। क्लियर है? यस इसको इंपॉर्टेंट करके कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। सर हम्म, वो आउटसाइड द प्लेट से तो दोनों तरफ है ना, तो 2 बार क्यों नहीं लिया? मैंने आउटसाइड द प्लेट 2 बार इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने ये समझाने के लिए बोल दिया कि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐसे निकलेगा। बात समझ में आई? यस सर। चलो ऐसे कर दिए। लेकिन आपको अलग अलग लिखना होगा, EP अलग लिखना होगा, EQ अलग लिखना होगा, ER अलग लिखना होगा, क्योंकि ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आएगा।
हो गया सर। ये जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड पे डिस्कस मैं करता हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोगों का खुद का मोटिव ये होना चाहिए कि एक बार क्लास एंड होने के बाद उस दिन जिस दिन आपको टाइम मिले तो एक बार वो सारे क्वेश्चंस को कम से कम करें, नहीं तो कॉपी में ही एक दो बार पढ़ लें कि ये कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। अच्छा, कभी कभी चार्ज और एरिया दिया रहेगा तो फॉर्मूला याद रखिएगा, सिग्मा का वैल्यू क्यू बाई ए। अब पी पे, क्यू पे और आर पे आदित्य, पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सीट के वजह से बताओ। लेफ्ट में होगा। इसके वजह से लेफ्ट में। लेफ्ट में, इसके वजह से राइट में। राइट में। बहुत बढ़िया। माइनस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट होगा या सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट होगा? बोलो। माइनस होगा। माइनस होगा। आदर्श ये सही बोल रहा है? अंकिता, यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखे हैं इसमें माइनस लगाना जरूरी है? नो सर। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि सर वो जो माइनस है वो सिर्फ चार्ज को डिनोट करता है कि वो चार्ज में नेगेटिव होगा। नहीं, ये भी ठीक ही है, लेकिन बोलना है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसमें जो चार्जेस होते हैं उनका सिर्फ काम होता है डायरेक्शन फाइंड आउट करने का। फॉर्मूला में निगेटिव साइन नहीं लिखते हैं। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने की बात होती सर, तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करते तो यहाँ पे -σ2 लिखते। क्यों? क्योंकि वहां पे डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं है। बात समझ में आई? वेक्टर क्वांटिटी में कोई भी वेक्टर क्वांटिटी डिटरमाइन करो, उसमें माइनस का काम सिर्फ डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला में ऑलरेडी माइनस के वजह से आपने राइट डायरेक्शन दिखा दिया है, ठीक है ना? माइनस का आपने यूज कर लिया। क्यू पे बताओ, चलो क्या होगा? सर दोनों राइट में होगा। दोनों राइट में होगा। चलो ठीक है, मैंने मान लिया। आदर्श सही है? हाँ सर सही। आर पे बताओ अंकिता। सर फर्स्ट वाले के वजह से राइट में होगा और सेकंड वाले के वजह से लेफ्ट में। नेट यहाँ पे निकालना होगा तो या तो E1 माइनस E2 लिख लेंगे या E2 माइनस E1 लिख लेंगे, डिपेंड करेगा किसकी वैल्यू ज्यादा है। यहाँ नेट लिखना होगा तो क्या लिख लेंगे? E1 प्लस E2, और यहाँ E नेट लिखना होगा तो E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1। वो काम आपका होगा, ध्यान देना कि किसका सिग्मा ज्यादा है। जिसका सिग्मा ज्यादा होगा उसका स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, तो डायरेक्शन उसी का डोमिनेट करेगा। अगर मान लो कि E1 ज्यादा है P पे, तो नेट डायरेक्शन जो होगा वो अवे डायरेक्शन में होगा, अवे फ्रॉम द बोथ सीट। अगर E2 ज्यादा होगा तो P पे होगा जो डायरेक्शन टुवर्ड्स बोथ सीट। बात समझ में आया कि कैसे लिखेंगे? यस सर।
हो गया सर। दो डिस्कशन जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। अपने अपने कॉपी पे। जल्दी से बनाइए। सर पहले वाले में क्यू पे 0 होगा। पहले वाले में क्यू पे 0 0 और पी आर पे। पी आर पे 2E। अच्छा, और सर सेकंड वाले में पी आर पे 0 होगा। सेकंड वाले पे क्यू आर पे 0 होगा। बाकी को भी बोलने दो। पीआर पे सर, पीआर पे। पी आर पे 0 होगा। क्लियर हो? यस सर। और क्यू पे 2E। अच्छा, चलिए। क्लियर हो गया? एनसीईआरटी का बुक आप लोगों के पास है? एनसीईआरटी का बुक है? यस सर। निकालिए एक्सरसाइज के सबसे लास्ट क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सिग्मा बाई शायद एप्सिलॉन नॉट आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और यहाँ पे भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। यही आया था ना? यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिए। अगर वैल्यू के अकॉर्डिंग चलते लास्ट वाला क्वेश्चन पर क्या दिया हुआ है? लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर कितना है? 24 है? 34 हैं? सर। 34 नहीं, एडिशनल का मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज का बोल रहा हूँ। सर 24 है। पढ़ो तो उसे। मैं एडिशनल की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ।
एडिशनल भी करेंगे, लेकिन पहले एक्सरसाइज तो हो जाए। बन रहा है। यस सर, बन जाएगा। सबसे बन जाएगा ना? सर हो गया। कितना है? सर आउटसाइड फर्स्ट प्लेट का 0 और फिर आउटसाइड सेकंड प्लेट का भी 0, फिर बिटवीन द प्लेट्स का 1.8 into 10 का पावर -10। सबका है इतना? यस सर। क्योंकि दोनों नॉन कंडक्टिंग शीट था, दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिमिलर है, पॉजिटिव है, यही था ना? हाँ सर, आ गया। पॉजिटिव होने के वजह से बाहर में क्या हो गया, 0 हो गया और अंदर में इलेक्ट्रिक। अच्छा 1.22 पढ़ना, तो 22 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई पढ़े, रीडिंग दे। सर पढ़ लेते हैं। A uniformly charged conducting sphere of 2.4 meter diameter has a surface charge density of 80.0 microcoulomb per meter square. A है, find the charge on the sphere. B, what is the total electric flux leaving the surface of the sphere? तो चार्ज ऑन ए स्फीयर तो निकलेगा कैसे, बता दो। ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, आप अगले क्लास में करके आएंगे। इसके आगे वाला क्वेश्चन पढ़िए। सर 2-3। 2-3 तो बना चुके हैं लोग, 2-4 भी बन गया है। क्वेश्चन नंबर 22 होमवर्क है, सबके कॉपी में होना चाहिए। क्लास से पहले 21 पर हो।
A conducting sphere of radius 10 centimeter has an unknown charge. If the electric field is 20 centimeter from the center of the sphere, is 1.5 into 10 to the power 3 Newton per coulomb and point हाँ radially inward. What is the net charge on the sphere? ये कौन सा केस का सिमिलर है? आज डिस्कस किए थे लोग, एक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल डिस्कस किए थे जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर अवे पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। क्लियर है? इनवर्ड डायरेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, के का वैल्यू पता है, आर पता है, 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो क्यू निकल जाएगा। और इस पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव। हाँ नेगेटिव होगा क्योंकि रेडियली इनवर्ड है। मैंने डिस्कशन में भी वहां पर बोला था, तो ये भी आप लोगों को करना है। इसके ऊपर वाला एक क्वेश्चन पढ़िए, अब कोई दूसरा पढ़ेगा। पढ़ो अंकिता। A point charge causes an electric flux of minus 1.0 into 10 to the power 3 Newton meter square per coulomb to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius centered on the charge. A. If the radius of Gaussian surface were doubled, how much flux would pass through the surface? And what is the value of point charge? एक बात बताओ, रेडियस डबल ट्रिपल क्वाड्रपल जितना करना है कर दो, फ्लक्स पे कोई फर्क पड़ेगा? जब तक सेंटर पे जो चार्ज रखा है उसको तो उतना ही आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और फाई इज इक्वल टू होता है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई पता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है, क्यू इन निकल जाएगा। ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़िएगा, एक क्वेश्चन पढ़िए ऊपर वाला। पढ़ो अंकिता, तुम ही पढ़ दो। A point charge of 2 microcoulomb is at the center of a cubic Gaussian surface 9 centimeter on each. What is the net electric flux through the surface? बता दोगे? Yes sir, हाँ हो जाएगा। चलो, तो ये आपका होमवर्क का पार्ट रहा इतना। इसके ऊपर वाले भी क्वेश्चन जो है वो होमवर्क के तौर पे आप लोग ले लेंगे, सॉल्व करेंगे। जो बनेगा बनेगा, जो नहीं बनेगा वो क्लास में डिस्कशन होगा। ओके ओके सर। ये तो 4 क्वेश्चन तो होमवर्क है ही है, लेकिन इसके ऊपर भी आप लोगों को एक्सरसाइज ट्राई करना है। जो नहीं बनेगा वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपका पूरा एक्सरसाइज होमवर्क है। और साथ ही साथ एक और भी होमवर्क है कि आपको देखना है कि कौन सा टॉपिक रह गया है, कौन सा टॉपिक बच गया है जिसको डिस्कशन करना है। ओके ओके सर। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास।